हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड, स्पेशल वीडियो और डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका जो होम साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि गृह विज्ञान का, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, आज के इस 1 घंटे के महा एपिसोड में आपके होम साइंस के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को, और वो भी कंप्लीट सॉल्व करके। जी हाँ बच्चों, देखो, वैसे तो इस वीडियो से पहले ऑलरेडी हमने आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 सैंपल पेपर कंप्लीटली सॉल्व करके समझा दिए हैं। यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे सैंपल पेपर की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। कोई मिस हो गई हो तो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, इवन पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर जी कल हमारा पेपर है, यानी कि आज पेपर है आपका, ठीक है ना। तो आप जो है ना एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें आप पूरा जो एक और नया सैंपल पेपर है एक ही सेशन में समझाएं, जिससे कि हमारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है, ये बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आपकी डिमांड पे इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना 7वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, और वो भी एक ही बार में, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्लास 11th के आपके होम साइंस के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। वैसे देखो, अभी अभी जस्ट मैंने आपके लिए 100+ एमसीक्यू का एक लाइव सेशन लिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी पेपर के नजरिए से इस पेपर में क्या क्या एमसीक्यू लिया गया है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि पहले आपका क्वेश्चन क्या है कि एमसीक्यू में मुश्किल से 10 मिनट लगाएंगे हम, उसके बाद फिर 2 नंबर के 3 4 5 की बात करेंगे। ओके, देखो कि डैश शब्द से अभिप्राय एक ऐसी शैली है जिसका जन समूह पर एक समकालीन प्रभाव होता है, यानी कि कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होता है, महीना 10 महीना नहीं, 10 महीना ज़्यादा हो गया, हफ्ता 10 दिन 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए थोड़े एमसीक्यू को डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये फैशन कहलाता है। क्या होता है? फैशन होता है जिसका थोड़े टाइम तक ही बेसिकली प्रभाव रहता है, ठीक है। उसके बाद में माँ के दूध में उपस्थित उस प्रोटीन का नाम बताइए जो कि उसे आसानी से पाचनशील होता है। उस बच्चे के लिए सबसे प्रथम बार जो लिया जाता है कौन सा होगा बच्चे? वेरी गुड, इसको बोलते हैं क्या ना, लैक्टो एल्बुमिन, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन था भाई कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताया ही मैंने, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये रहा, देखो अब लेडी इरविन कॉलेज के बारे में सारे बातों को एक साथ देख लीजिए। इसकी स्थापना होती है 1932 में, स्थान होता है दिल्ली, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद संस्थापक कौन है? तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी इसमें शामिल होते हैं बच्चों। सर जी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, 5 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर ही करवाएंगे, ठीक है। लेडी इरविन कॉलेज के बारे में ये सारी बातें सही है। अगला, अब देखिए बॉडी मास इंडेक्स के बारे में एक आपका एमसीक्यू आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको तोड़ के एक आधा पूछ सकता है, ठीक है। तो जब वजन 18.5 से कम है तो हम बोलेंगे कम भार यानी कि अंडरवेट है। जब वजन 18.5 से 24.9 है तो हम बोलेंगे सामान्य भार यानी कि नॉर्मल रेंज का है। और जब 25 से 29.9 है तो हम बोलेंगे अधिक भार है यानी कि प्री ऑब्सेस बोल सकते हैं या फिर ओवरवेटिंग बोल सकते हैं। 30 से 34.9 मोटापा 1, 35 से 39.9 मोटापा 2, 40 और 40 से ज्यादा मोटापा 3, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा? ऑल ऑफ दी अबव। बहुत बढ़िया, यहाँ पे ऑल का ऑल ऑफ दी अबव यानी कि 6 के 6 बातें सेम। वैसे पेपर में 4 ही आएंगी लेकिन मैंने आपको 6 समझा दी है पूरी, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन बने बॉडी मास इंडेक्स का तो कर दोगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, गृह विज्ञान व्यक्ति के जीवन को मूल्यवान बनाता है। बिल्कुल ठीक है। अब गृह विज्ञान में बेसिकली मूल्यवान बनाता है, इसके 5 उपक्षेत्र हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कला, फिर विज्ञान, समाजशास्त्र, व्यवहारिक विज्ञान, मनोविज्ञान और वाणिज्य आदि विषयों का समावेश है। ये क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र नहीं है, ये तो विषय है इसके जो इसमें पढ़ाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। सर ये कितने साल के बच्चे के लिए बॉडी मास, कितने साल के लिए? वो ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है, ईयर कोई सा भी हो सकता है, ओके। तो ये रहा आपका इस प्रकार से। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि
1 ग्राम वसा के अंदर कितनी कैलोरी होती है? तो याद रखना बच्चों, 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम वसा के अंतर्गत। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, रिकेटस नामक रोग होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 9 केशियल होता है एक वसा में, और विटामिन डी की डिफिशियंसी से डिसीज होती है रिकेटस। अब देखिए, निम्नलिखित का पूर्ण स्वरूप सही है। तो पहला है बीसीजी, इसका पूर्ण स्वरूप होता है बैसिलिस कैलमेट गुएरिन, यानी कि क्षय रोग प्रतिरोधी, जो कि जन्म के समय बच्चे को दिया जाता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूसियस तथा टिटनेस होता ही है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी वाला आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऑल राइट सर, बहुत अच्छे। अथवा की बात करते हैं तो डैश में धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध सेवाएं तथा वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, तो किसका उपयोग किए बिना, किसकी हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों? फटाफट से बताइए। वेरी गुड, ओके, प्रत्यक्ष आय की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत अच्छे। तो ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव इसका भी हो जाएगा और इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कि जो भी हमारे पास में संसाधन उपलब्ध होते हैं, जब हम उसका पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जब हम उसका एकदम बेस्ट तरीके से यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फटाफट से। मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो है वो 150 प्लस वॉचिंग पे हैं, 150 से 120, लेकिन लाइक की संख्या मात्र 50 भी नहीं पहुंची है। अरे कम से कम उसको 100 तो कीजिए फटाफट से। ठीक है, 100 को तो फटाफट से। तो उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना क्या कहलाता है? वेरी गुड, संसाधन का प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, उसके बाद निम्नलिखित में से धुलाई की कौन सी विधि का हिस्सा नहीं है? तो घिसकर रगड़ना, मलना, निचोड़ना, चूषण पंप, ये भी हो जाता है, लेकिन नील लगाना ये नहीं है। ठीक है, धुलाई की विधि नहीं है ये। ठीक है, अप्लाइंग इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 11, किस बीमारी से पीड़ित किशोर अधिक भोजन खा के वॉमिटिंग करता है? और ये बीमारी अधिकतर पाई जाती है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये दोनों में पाई जाती है, किशोर और किशोरियों दोनों में ही पाई जाती है। प्रमोद कुमार सर जी साफ नहीं दिख रहा है। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी 1000 से कर लीजिए। साक्षी आपको भी नहीं दिख रहा है तो आप जो है ना वीडियो की क्वालिटी कर लीजिए, आपको अच्छा दिखेगा। सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस बच्ची अच्छी आ रही है, मेरे फोन में तो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी आ रही है। तो ये बुलीमिया कहलाता है। ठीक है, जो कि एक भोजन संबंधी विकार होता है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जब हम बात करते हैं बच्चों सोचने समझने की क्षमता, ये किस विकास को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है बच्चों संज्ञानात्मक विकास को। किसको? एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जब भी हम समय योजना बनाएं तो हमें कौन सी प्राथमिकता हमें देनी चाहिए? जब भी हम समय योजना बनाएं तो समय योजना बनाते समय हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, आवश्यक कार्य, हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विच टास्क शुड बी प्रायोरिटाइज्ड व्हेन प्लानिंग टाइम, तो रिक्वायर्ड फंक्शन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है बच्चों मिलान का, तो मिलान भाई काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा दोहा का संबंध किससे है? दोहा का संबंध होता है गुजरात से। ठीक है, तो 1 2 3। अब दशावतार, इसका संबंध है कर्नाटक से, क्योंकि ये दक्षिण में है ना। तो तीसरे का डी ये रहा, देखो अब मिल गया ऑप्शन है। नादोरिया पंप कहाँ पे है? बंगाल में। ठीक है, एक सेकेंड, नादोरिया पंप बंगाल में थोड़ी नहीं है, ये एमपी में है। ठीक है, बंगाल में तो ये है, क्या नाम है, जत्रा है बंगाल में। ओके, तो ऑप्शन आपका जो ए है ना, ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका कंप्लीटली, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर केस स्टडी की बात कर लेते हैं। तो केस स्टडी में आपको ये सारी बातें दी गई हैं, आप चाहो तो पढ़ लो यहाँ पे। मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन समझाऊं क्या? हाँ, क्वेश्चन ही समझाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला विनिर्मित रेशा कौन सा है? तो सबसे पहला विनिर्मित रेशा कौन सा था बच्चों? फटाफट से बताओ, सबसे पहला विनिर्मित रेशा कौन सा है? सी हो जाएगा, सरोज सिंह, वो बहुत अच्छे बच्चे। रेयान है सबसे पहला विनिर्मित रेशा। इसके लिए डाइपर्स प्राथमिक और अनिवार्य होते हैं, ये तो सभी को पता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़ों में देश एक प्राथमिक मानदंड है, यानी कि CWS बच्चे के लिए जो भी कपड़े होते हैं उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे जरूरी होता है उनके लिए कंफर्टेबल होना, यानी कि आरामदायक होना। ठीक है, लोगों के डैश से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। तो लोगों की किस पहचान को जानकर हम पता कर सकते हैं कि उनकी सामाजिक और स्थिति कैसी है। ओके, फटाफट से बताओ बच्चों। डी हो जाएगा, प्रियंका कुमारी, वेरी गुड, पहनावे को जान के। ओके, चलिए 10 मिनट के अंदर हमने सारे MCQ कर लिए। तो पहला मैन्युफैक्चर्ड फाइबर था रेयन, और ये डायपर्स बेबीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें रेस्ट आ जाएगा और इसमें आपका ग्रब आ जाएगा। ओके, चलिए आप शुरू करेंगे सेक्शन सी को। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैंपल पेपर नंबर 6 के ही आपको मैं ये जो है ना 6 के ही 2 नंबर के क्वेश्चन समझाऊंगा, बल्कि सैंपल पेपर नंबर ये आपका 5th के 2 नंबर के MCQ हैं, सैंपल पेपर नंबर आपके 4th के 2 नंबर के क्वेश्चन है, और यही नहीं, सैंपल पेपर नंबर 2 के भी 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो ऐसे करके आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तैयारी इसी वीडियो में हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, वृद्धि तथा विकास में कोई 2 अंतर बताते चलिए। ठीक है, देखो वृद्धि विकास में 2 अंतर। सबसे पहला, वृद्धि कैसी होती है भाई, वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि शारीरिक आयाम से जुड़ी होती है, जैसे कि कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इसको हम माप सकते हैं आसानी से, है ना। लेकिन विकास की बात करें तो विकास को हम माप नहीं सकते, क्योंकि विकास जो है ना ये बहुमुखी होता है, बहुआयामी होता है। इसको हम बेसिकली अवलोकन के द्वारा समझ सकते हैं, अध्ययन के द्वारा समझ सकते हैं। ये मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि जो है ना वो शारीरिक आयाम से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ बच्चों कि जो विकास है वो बहुमुखी और बहुआयामी है, तो ये कितने आयाम होते हैं विकास के। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर करता है, कितने आयाम होते हैं विकास के। ओके, विकास के कितने आयाम होते हैं फटाफट से बताएंगे बच्चों। तब तक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो वृद्धि और विकास को यहां से देख लीजिए, डिफरेंशिएट करना है आपको वृद्धि एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले आंसर आया है प्रिया कुमारी का, वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए। उसके बाद आदित्य रॉय ने सही आंसर दिया। साक्षी आपने 5 बताया, थोड़ा सा आप रह गए। ठीक है, नेहा कुमारी 7 बताया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड ये है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो मानव संसाधन क्या होते हैं बच्चों, देखो किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने में ये प्रमुख होते हैं, जैसे कि ज्ञान, ऊर्जा, कौशल, ये सभी हमारे मानव संसाधन है। अब कोई भी लक्ष्य में प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए उसको पूरा करने के लिए, है ना। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस कार्य को करने के लिए ज्ञान के साथ साथ हमें ऊर्जा भी चाहिए, हमें कौशल की भी आवश्यकता पड़ती है, और ये व्यक्ति के खुद के संसाधन कहलाते हैं, इसलिए इनको मानवीय संसाधन बोलते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल हो गया आपका। ये वाली वीडियो चलेगी 11-15 तक। ओके, कितनी, 11 से लेके 11-15 तक। चलिए अब है हमारा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन रिसोर्स विद एग्जांपल्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लो बच्चों, सारी की सारी बातें आपको दे दी गई है। ओके, उसके बाद विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार की योजना जब आप बनाओ तो उस समय किन 3 या फिर किन 2 पहलुओं पे आपको ध्यान देना चाहिए। विद्यालय पूर्व बच्चों के खाने की बातें हो रही हैं, तो भाई विद्यालय पूर्व बच्चा है यार, सिंपल सी बात है, उसकी भोजन की जो संरचना है ना वो उसमें स्वाद होना चाहिए। ठीक है, जो महक है वो अच्छी आए, रंग जो है ना ये होने चाहिए, ताकि बच्चा जो है ना भोजन से संबंधित अच्छे अनुभव प्राप्त कर सके। प्रोटीन, आवश्यक वसा, इसके बीच में संतुलन बनना चाहिए उसका। ठीक है, मिठाई, आइसक्रीम, वसा से भरपूर फास्ट फूड, रिफाइंड आटे का बहुत कम उपयोग इसके लिए, क्योंकि उसका शरीर अभी इन सब चीजों को पचा नहीं पाएगा, तो हल्के हल्के खाने खिलाने चाहिए उसको। ठीक है, इस प्रकार से इसी का इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके सर, आज आप यही क्वेश्चन आएगा। तो ज्योग्राफी की क्लास कब होगी? ज्योग्राफी की क्लास आपकी 12-1 बजे के आसपास होगी, 1 बजे के आसपास मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मध्याह्न भोजन योजना के सकारात्मक प्रभाव, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर और 5 नंबर और 3 नंबर किसी में भी आ सकता है, और घुमा के पूछा जा सकता है कि मिड डे मील योजना के नाम बताइए, वो क्या नाम, प्रभाव बताइए या फिर कार्य बताइए। ठीक है, तो मिड डे मील योजना हो गई, मध्याह्न भोजन योजना हो गई, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, चलो
मिड डे मील योजना बेसिकली बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है, क्योंकि देखिए जब छठी से 8वीं में आप भी रहे होंगे, पहली से 5वीं में, तो आपको पता है स्कूल में खाना मिलता है अच्छा अच्छा लंच में। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ खाने के लिए स्कूल चले जाते हैं। स्कूली बच्चों को स्कूल के खाने के द्वारा, मिड डे मील के द्वारा पोषण मिलता है, स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मिड डे मील जो है ना, ये समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायक होता है। कैसे? क्योंकि विभिन्न प्रकार की सामाजिक स्थिति से आए हुए बच्चे, जाति, धर्म, भाषा आदि संस्कृति को मानने वाले जो बच्चे होते हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, मिड डे मील लेते हैं और वहीं पे खाते भी हैं। ठीक है, इससे लैंगिक अंतराल भी कम होता है। स्कूल जाने से रोकने वाले जो अवरोध होते हैं उसको समाप्त करता है, क्योंकि बच्चों को लगता है यार चलो कम से कम खाना तो मिलेगा, स्कूल चलते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये ज्ञान को बढ़ाता है, भावनात्मक तो बढ़ाता है, सामाजिक विकास में बहुत ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, ओके सर, पेपर होन तो जाए। अरे क्यों नहीं होगा, अगर तैयारी अच्छी है तो क्यों नहीं होगा। ओके, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, आप इजीली यहां से पढ़ लीजिए। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद में कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता में क्या अंतर होता है बच्चों। सबसे पहला, स्वास्थ्य जो है ये हमारी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली है। इसके अंतर्गत अच्छी तरह से उम्र बढ़ना, लंबी उम्र, जीवन की गुणवत्ता, रंगों से मुक्ति, ये सभी शामिल होते हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यह हमारे अंदर का वह गुण होता है जिससे हम शारीरिक क्रियाएं करने में समर्थ होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, शक्ति, सहन क्षमता, गति, ये सभी। तो स्वास्थ्य क्या हो गया, ये शारीरिक, मानसिक तौर और सामाजिक तौर पे खुशहाली होती है। और स्वास्थ्यता जो है ये हमारे अंदर के गुण होते हैं जो क्रियाएं करने में हमें मदद करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस, इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं आप। चलिए, अबे बच्चों, वस्त्र संबंधी कोई 4 मूलभूत विशेषताएं बताइए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके लिए वस्त्रों की मूल आवश्यकता है। तो सबसे पहला ये भाई कि वस्त्र ऐसे जो कि कंफर्टेबल हो और उनके पहनने में सुविधाजनक हो, ऐसे वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र ऐसे हो जिनसे उनको कोई हानि ना हो, यानी कि सुरक्षा हो और स्वयं सहायता हो। दिखावट जो है ना वो अच्छी हो और वृद्धि के लिए गुंजाइश हो। कैसे वृद्धि के लिए गुंजाइश, जैसे आपकी जो पैंट होती है, ठीक है, उसमें नीचे एड़ी की तरफ में थोड़ा सा पैर जो कपड़ा है ना वो मुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आप 1-2 साल के और हो जाए तो उससे लंबाई जो नीचे की तरफ खिंच सके, है ना। तो वृद्धि के लिए गुंजाइश और देखभाल आसानी से हो और स्वयं भी पहन सके बच्चे, ऐसे कपड़े होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका स्टेट योर बेसिक क्लोथिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो कौन कौन सी हैं आप ऐसे पढ़ लीजिए। अबे बच्चों, स्नैकिंग यानी कि स्वल्पाहार और फास्ट फूड, इसमें अंतर बताइए। तो क्या अंतर होता है बच्चों स्नैकिंग और फास्ट फूड में। देखिए, स्नैकिंग यानी कि अल्पाहार, यह किशोरों में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए सहायता करता है। कई किशोर 3 बार जब नियमित भोजन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अनिवार्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए आहार, जैसे पोहा, सैंडविच, जैसे अभी के टाइम पे मैं बात करूं, अभी मैं आपका लाइव लेने के लिए आया था, ठीक है, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट बाद ये दूसरा लाइव लिया, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट नहीं हुआ मेरा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़े से क्या बोलते हैं जो मुनिक्का नहीं होते हैं, वो मैंने खाए गर्म करके एकदम, क्योंकि उसमें एक में ना एक रोटी की ताकत होती है। तो ये क्या है, ये स्नैकिंग हो गई मेरे लिए कि मैंने जो क्या नाम है ऊर्जा है, जो पोषण है प्राप्त करने के लिए कुछ और खाया, है ना, भोजन नहीं कर पाया। तो ये चीज होती है बच्चों। ठीक है, आप समझ गए स्नैकिंग। फिर फास्ट फूड क्या होता है, अब जैसे मान लेते हैं कि मुनिक्का की जगह मैं जो है जाके बाहर से मैगी बना के खा लेता, या फिर चाउमीन, कोई समोसा, बर्गर, पिज्जा खा लेता, तो ये फास्ट फूड के अंतर्गत आ जाता है ना। ये चीजें होती हैं। ओके, चलिए, अब गृह विज्ञान लड़के लड़की दोनों के लिए आवश्यक क्यों होता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। देखिए, ऐसा मानना कि ये लड़कियों के लिए ही सही है, ये गलत है, क्योंकि इस विषय में परिवार व समाज के दायित्वों को किस प्रकार निभाया जाता है ये भी सिखाया जाता है, जो कि लड़के लड़की दोनों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, हेलो सर, फन विथ यूजी। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन स्नैकिंग एंड फास्ट फूड। तो स्नैकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये बातें आएंगी, और फास्ट फूड की आपकी ये बातें आ जाएंगी। ठीक है, और हाउस होम साइंस इज नेसेसरी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बिकॉज ऑफ दैट, ये पॉइंट है आपके यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, अब है मौद्रिक आय और प्रत्यक्ष आय, इसमें अंतर बताइए। तो मौद्रिक आय क्या होती है बच्चों, देखो, मौद्रिक आय किसी परिवार के सदस्य जब एक निश्चित समय तक कार्य करने के पश्चात अथवा अपने प्रयत्न के फलस्वरूप जो नगद धन प्राप्त करते हैं उसे मौद्रिक आय बोलते हैं। ठीक है,
मौद्रिक आय हमेशा किस रूप में होती है? नकद में ही होती है। ठीक है, जैसे कि परिवार के सदस्यों का वेतन हो गया, किसी के घर में पेंशन आती है, तो वो मौद्रिक आय होती है जो कि मौद्रिक रूप में मिलती है। वास्तविक प्रत्यक्ष आय क्या होती है? प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह सेवाएं, वह सुविधाएं होती हैं जो कि एक परिवार के सदस्यों को बिना धन खर्च किए हुए आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष वास्तविक आय। ओके, चलिए, तो डिफरेंशिएट बिटवीन मॉनेटरी इनकम एंड द अपीरेंट रियल इनकम। तो मॉनेटरी इनकम क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या है, इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, चलिए, ये हो गए बच्चों आपको दो नंबर के क्वेश्चन। तो अगर आप सभी को 2 नंबर के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो फटाफट से बोलिए यस सर जी, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन समझ में आ गए सारे, तो बताइए बच्चों यस सर, फिर आगे बात करेंगे। ओके, यस सर जी। चलिए, अब कुछ बाकी जो सैंपल पेपर थे उसमें से भी 2-2 नंबर के आपको कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि किशोर अवस्था और अनीमिया का संबंध बताइए। ठीक है, तो किशोर अवस्था बेसिकली देखिए, किशोर अवस्था में अनीमिया ज़्यादा होती है और खास करके ये जो अनीमिया है ना, ये किशोरियों यानी कि लड़कियों में ज़्यादा पाई जाती है। किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में ये अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि गरीबी, अपर्याप्त भोजन, बीमारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मासिक धर्म जैसे जो मुद्दे होते हैं, ये किशोरियों और महिलाओं में ज़्यादातर देखे जाते हैं, इसीलिए उनमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर आरडीए और आवश्यकता में अंतर बताइए। तो आरडीए यानी कि आनुवंशिक दैनिक मात्रा क्या होती है? तो पोषक तत्वों की वह मात्रा जो व्यवहारिक रूप से सभी स्वास्थ्य व्यक्तियों की जरूरत को पूरा करती है, उसको आरडीए बोल देते हैं, और आवश्यकता आपका ये हो जाता है। ठीक है, और भी एक आधे क्वेश्चन है इस पेपर में, समय प्रबंधन के सिद्धांत को बताइए। तो समय प्रबंधन का सिद्धांत क्या होता है कि आप जो है अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए थोड़े टाइम निकाल कर अपने आप के लिए एक समय की सारणी बनाते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो। ठीक है, जिससे कि आप सबसे महत्वपूर्ण बात पे ज्यादा ध्यान देते हो, समय का आपकी नष्ट भी नहीं होता है आपका समय। बस ये होता है समय प्रबंधन का सिद्धांत, है ना, ये चीजें होती हैं। चलिए, फिर क्वेश्चन है कि फेड्स क्या होते हैं। तो फेड्स क्या होते हैं बच्चों? फेड्स जो है वो कुछ ऐसे फैशन होते हैं जो कि परिधान की विशेषताओं को बहुत ही अधिक उजागर करते हैं या केवल समाज के किसी एक विशेष वर्ग या क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। फैड्स बेसिकली फैशन का ही छोटा रूप होता है। ठीक है, ऐसे फैशन आमतौर पर ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। फैशन के इस प्रकार को फैड्स बोलते हैं, जैसे कि हॉट पैंट वगैरह, बोगी पैंट और बीमेल पैंट, ये सभी जो है ना छोटे टाइम पीरियड के लिए चलते हैं, और कुछ भी आता है नया तो भी छोटे टाइम के लिए चलता है ना, ये चीजें हैं। स्पेस फैक्ट्स, स्पेस फैक्ट्स आपका क्या क्वेश्चन है? लेट मी चेक। आपका क्या क्वेश्चन था? मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा आपका। बताइए क्या पूछना था आपको। काजल, क्या सर जी यही सेम पेपर आएगा? नहीं, सेम पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस के रिपीटिंग होने के चांसेस बहुत है। ठीक है, और आपने देखा ही था आपका जब हिस्ट्री का पेपर हुआ था तो 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चन वही आए थे जो आपको मैंने 5 पेपर में करवाए थे। ठीक है, पॉलिटी में भी आपकी 70 मार्क्स के वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको करवाए थे अच्छे तरीके से, है ना। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ड्राई क्लीन किसे कहते हैं? तो बिना जल के वस्तु की धुलाई सफाई की प्रक्रिया, इसको हम लोग ड्राई क्लीनिंग बोल देते हैं। अब इसमें बहुत सारे विलायकों का इस्तेमाल होता है, जैसे ईथर, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेराक्लोराइड, इस प्रकार से। ठीक है, और भी 2 नंबर के क्वेश्चन है कि स्वयं से जुड़ी हुई पहचान, तो कैसे आप दूसरों से अलग हैं, इसमें आप ये देखते हैं। व्यक्तित्व में आप अपने स्वयं का पक्ष जिसमें केवल आप जुड़े हैं, इसका आपका संबंध होता है। HC के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं नहीं बनाए हैं। किसी भी संसाधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है? तो मूल्यांकन समझा चुका हूं आपको। मूल्यांकन जो है ना किसी भी मैनेजमेंट में देखा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे आखिरी वाला। इसमें आपने जो भी डिसाइड किया होता है कि हमें इतना मूल्य मिलना चाहिए, यानी कि इतना जो है हमें इसका परिणाम मिलना चाहिए था, लेकिन आपको जितना मिला उसकी तुलना की जाती है इसमें बस, और नेक्स्ट टाइम से क्या गलती हुई मूल्य को प्राप्त ना करने में, उसको सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, हर एक संसाधन का कोई ना कोई विकल्प जरूर होता है, हाँ बिल्कुल सही है,
जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपका खुद का वाहन लेके भाई चला गया, पापा चले गए गाड़ी लेके, तो आप क्या करते हो, आप किसी रेलगाड़ी, बस, ऑटो रिक्शा से कहीं चले जाते हो, है ना। तो हर एक संसाधन का जो है ना वो उपलब्ध होता है। ओके, फिर है असमर्थ बच्चों के लिए, ये तो ठीक है। संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। तो संतुलित आहार कैसा होता है, वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा और सही अनुपात में शामिल हो उसको बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जैसे ये एकदम इक्वल होने चाहिए, है ना। किशोर अवस्था में आहार संबंधी पैटर्न कैसे बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं भाई, इस अवस्था में भोजन जो है ना, बच्चे दो भोजन के बीच में उनकी आदत पड़ जाती है खाने की। उनके लिए खाने का चयन, खाने का समय, मतलब खाने का चयन जो है ना वो समय और स्थान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वे लोग बार बार स्नैकिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, फास्ट फूड करते हैं, फास्ट फूड खाने लगते हैं, फल सब्जियां खाते ही नहीं है, है ना। तो इससे कुछ आदतें उनकी विकसित हो जाती है, अच्छी भी कुछ खराब भी। ओके, इस प्रकार से। तो सूत और धागे में अंतर, वैसे देखिए दोनों समान ही होते हैं, बस सूत शब्द जो है ना वो अक्सर कपड़े के विनिर्माण के लिए उपयोग होता है, जबकि धागा बेसिकली वो उत्पाद होता है जिससे कपड़े को जोड़ा जाता है। विनिर्माण के लिए सूत और जोड़ने के लिए धागा। हो गया आंसर। ठीक है। आपके घर में कार्य करने वाले मुख्य स्थान कौन से हैं, तो एक तो वो जहाँ पे रसोई घर की बात हो रही है, तो एक वो स्थान जहाँ पे खाना बनाने से पहले तैयारी की जाती है, दूसरा जहाँ पे खाना पकाया जाता है, और तीसरा जहाँ पे बर्तन साफ किए जाते हैं। 3 स्थान होते हैं। ठीक है। ओके, सर रिपीटेड के भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना लो। अरे भाई साहब, आप कितना वीडियो बनाएंगे, अभी आपका 2 घंटे में पेपर होने वाला है। चलिए, चयापचय दर, ये तो बहुत ही सिंपल है। ड्राई क्लीन में 2 विलायक, एक एथिलीन और पेट्रोलियम, इसको याद कर लेना। संसाधन का प्रबंधन, देखिए पहले संसाधन क्या होते हैं, तो वह संसाधन वो होते हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे कि समय, ऊर्जा, ज्ञान, रुचि, सामग्री, ये मानव संसाधन है। ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, मानव, गैर मानव संसाधन, व्यक्तिगत या साझी संसाधन, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन। ओके, फिर है कि दिस डेटा क्या होता है, तो टीवी, नेट, इंटरनेट, इसके माध्यम से हमें जो भी डेटा मिलता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो दिस डेटा के डेटा में जुड़ जाती है। ठीक है। फिर है शारीरिक विकास क्या होता है, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है और 1 वर्ष तक के बच्चे का कितना विकास बढ़ता है। तो शारीरिक विकास का अर्थ होता है शारीरिक तौर पर वृद्धि होना। यदि वृद्धि गर्भावस्था से ही शुरू, मतलब ये जो वृद्धि है ना शारीरिक विकास की, बच्चे की गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। पहले आंख बनती है, फिर नाक बनती है, फिर पैर, फिर धड़ बनता है, इस प्रकार से। तो शारीरिक संरचना जो है ये चलती रहती है। इसमें शरीर का भौतिक विकास होता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है। और 1 वर्ष तक होने तक बच्चे का 3 गुना वजन बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो हमारा 15 को है। अच्छा, ज्योग्राफी है क्या 15 को आपका? आई थिंक ज्योग्राफी का ही है। चलिए, अब यहाँ पे 2 नंबर का और भी क्वेश्चन है, जैसे गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान का अर्थ नॉर्मली लोग कहते हैं केवल घर तक ही है, ऐसा नहीं है। ये एक अंतर विषयक क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन की सभी गुणवत्ता में सक्षम बनता है। अभी 5 क्षेत्र हैं इसके। जैसे कि मानव विकास आता है, भोजन और पोषण आ जाता है, कपड़े और पोशाक आ जाता है, संचार और विस्तार आ जाता है, संसाधन प्रबंधन आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट था। ओके। फिर भोजन और पोषण, भोजन क्या होता है, तो कुछ ऐसे ठोस द्रव पदार्थ जिसे हम निगल सकते हैं, पचा सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, जिससे हमें पोषण मिलते हैं। और पोषण क्या है? पोषण एक प्रकार की साइंस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे भोजन में क्या क्या पोषक तत्व थे, उनसे हमें क्या क्या मिला है, ये होता है इसमें। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लो आप। ठीक है। चलिए, सबसे मजबूत और सबसे कमजोर तंतु। मजबूत होता है नायलॉन जो कि कृत्रिम है, और कमजोर होता है ऊन जो कि प्राकृतिक है। तो जी आज लास्ट एग्जाम है। ओके, कार्यवक्र को समझाइए। तो देख सकते हैं कार्यवक्र के बारे में ये दिया गया है। लोबिया गलियारा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है। ये रहा, देखो 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि जब हम घर में कपड़े धोते हैं तो इसकी कौन कौन सी विधियां हमें उपयोग में लानी होती हैं। ठीक है। तो घरों में कपड़ों की धुलाई के बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कपड़ों को चुनते हैं कि भाई कपड़े जो हैं वो हमें धोने कैसे हैं, अर्थात कपड़ों की संरचना जो है,
कपड़ों के रंग, पहनने का वस्त्र है, घरेलू इस्तेमाल का है, तो हम पहले चुनते हैं कि कपड़ा कैसा धोना है, चादर है, पर्दे है, क्या है। ठीक है, फिर कपड़ा चुन लिया हमने, जैसे पर्दे धोने हैं या चादर धोना है, तो फिर हम उसे भिगोते हैं, अर्थात जो ज़्यादा मैले हो जाते हैं ना, उसे क्या नाम है, पानी में साबुन या फिर डिटर्जेंट मिला के, उसका घोल मिला के फिर उसको वो भिगोने रख देते हैं। इससे ये होता है कि कपड़े का जो मैलापन होता है ना, गंदगी जो होती है वो फूल जाती है और आसानी से निकल सकती है। फिर दूसरे में धोना जाता है, तो कपड़े की संरचना के अनुसार विधि इस्तेमाल करके उसको धो दिया जाता है। फिर निथारना, जब धो दिया पूरी तरीके से, फिर साबुन और डिटर्जेंट भली प्रकार से निकालते हैं पानी के द्वारा। फिर मांड या नील, जैसे कुछ वस्त्र होते हैं जिसपे नील वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे नील वगैरह लगा देते हैं। बस हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो घरों में कपड़ों की धुलाई के ये विभिन्न चरण होते हैं बच्चों। ठीक है, अब दूसरा, श्रीमती खुशबू वर्मा जो कि गृहिणी जी हैं, इन्होंने वस्त्र की देखभाल और संग्रहण के 6 लाभ बताए। अर्थात खुशबू को आपको बताना है कि भाई जो वस्त्र संग्रहण है, देखभाल जब करते हो तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ ये होता है वस्त्रों की देखभाल की, ये जो वस्त्र की बनावट होती है ना, वो एकदम मस्त रहती है। ठीक है, उनका रंग रूप बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। जब हम देख रेख करते किसी चीज की केयर करते हैं तो वह लंबे समय तक नए जैसी रहती है। ठीक है, और देखिए लंबे समय तक रहते हैं तो इसका मतलब हमारे पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे इस बारे में कि हमें नई वस्त्र खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना, ये चीजें होती हैं। उसके बाद भली प्रकार संग्रहण किए गए वस्त्र विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जैसे संग्रहण करते हैं ना वस्त्र को, तो उस समय में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि उन जब बातों को हम ध्यान में रखते हैं, यानी कि बहुत सही तरीके से जब हम संग्रहण करते हैं, तो कोई खतरा नहीं होता कीटाणु वगैरह का, किसी जीवाणु का, है ना। हमारे पास वस्त्रों के विभिन्न प्रकार उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे चॉइस होते हैं हमारे सामने कि हम कोई भी वस्त्र को पहन के कहीं पे भी जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, वस्त्र खरीदने नहीं पड़ते हैं, तो जो बजट होता है वो हमारा अच्छा बना रहता है ना। अब जो बच्चे ज्वाइन हो, फटाफट से इस सेशन को अपने सभी के सभी क्लासमेट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बच्चे नॉर्मली 100+ आते हैं, लेकिन अभी ओनली जस्ट 80 आए हैं। और जितने भी आए हो सारे के सारे बच्चे इस सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितने बच्चे ज्वाइन हो फटाफट से इस सेशन को लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स एट होम इन स्टेप्स। तो देख लीजिए, पहले तो क्लोथ को चूज करते हैं, फिर सोइकिंग, वॉशिंग, ड्रेनिंग, अप्लाइंग स्ट्रेच एंड इंडिगो। फिर क्या था कि आपको इसके बारे में बताना था कि भाई जो बेनिफिट्स हैं क्लोथिंग की केयर एंड स्टोरेज के, वो आपको बताने थे। बस सर कर दिया है लाइक, गुंजा गुप्ता, वेरी गुड सर, मैंने शेयर भी कर दिया, बहुत बढ़िया सर। ये बिल्ला तो थोड़ा पटका है, ये क्या है समझ में नहीं आया। चलो अब देखो बच्चों, समय प्रबंधन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ये तो आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो कम टाइम में अधिक से अधिक हम कार्य कर पाते हैं। ठीक है, एक सीमित समय होता है हमारे पास में। ठीक है, और हम अच्छे से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ में हमें मनोरंजन मिलता है, विश्राम के अवसर भी मिलते हैं। ठीक है, हमारा समय बचता है, पैसा बचता है, एनर्जी बचती है, उसके अलावा हम और काम कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो बस यही हो गया आपका आंसर, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया मैंने, है ना। चलिए अब है बच्चों की कपड़ा उत्पाद में बुनाई का क्या महत्व होता है, ताना बाना और शेडिंग में समझाइए। अर्थात कपड़ा उत्पाद में बुनाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ताना बाना और शेडिंग के बारे में इसके में समझाना है। तो आ जाइए देखते हैं। देखो कपड़ा उत्पाद में बुनाई का महत्व, सबसे पहला, बुनाई जो है ये वस्त्र निर्माण की मुख्य और सबसे पुरानी विधि होती है। बुनाई क्या है, कपड़े उत्पादन में ये देखा जाए सबसे पुरानी विधि होती है। ठीक है, बुनाई की तकनीक पुरातन काल से ही चली आ रही है। ठीक है, समय के साथ साथ मानव ने अपने लिए लूमों का आविष्कार किया। वैसे पता है आपका हिस्ट्री में एक चैप्टर नंबर 9 है, वो आपको पढ़ाया तो नहीं गया है, लेकिन उसमें वस्त्रों के उत्पादन के बारे में बहुत कुछ है, मशीनों के विकास के बारे में बहुत कुछ है, उसमें लूम के बारे में भी दे रखा है। तो समय के साथ मानव ने अनेक लूमों को विकसित किया जो कि साधारण थे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे आ गए जो हाथों से चलते हैं। ठीक है, फिर मशीन इलेक्ट्रिक होते चले गए। ठीक है ना, ये चीज़ें थी। और फिर इनको देख लेते हैं यहाँ पे कि ताने के आर पार बुने जाने वाले धागों को बाना कहते हैं। ताने के, तो ताना क्या होता है सर जी, देखो पहले ताना समझो। ताना क्या होता है, करघे के पिछले भाग से सामने वाले भाग तक लंबाई में समानांतर जो धागे होते हैं इनको ताना बोलते हैं, और ताने के आर पार बुने हुए धागों को बाना बोलते हैं। और पारंपरिक करघों में ताना पिछली ओर चढ़ा रहता है। ठीक है, और
हैंडल एंड हार्नेस के द्वारा ताने के कुछ निश्चित भाग को सुंदर डिजाइन दे दी जाती है, इसको सेटिंग बोलते हैं। तो सेटिंग क्या हो गई, ताने की सुंदर डिजाइनिंग हो जाती है, बस हो गया सिंपल सा। तो जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी आती है और आप बहुत अच्छा समझाते भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पता है क्या है कि पहले ना मेरे पास एक दूसरा माइक था, तो उसमें वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं आती थी, फिर वॉइस के लिए ही मैंने एक अलग से माइक मंगाया 7,000 का, ठीक है, ताकि वॉइस आप तक अच्छे से पहुंचे और आपको सारे वर्ड एकदम कट टू कट क्लियर कट टू कट सुनाई दे और आपकी तैयारी अच्छी हो। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं ये रहा। अब क्वेश्चन है बच्चों कि प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इनका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो देखो प्राकृतिक संसाधन के क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये होते क्या है, तो ये प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो कि प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि जलवायु, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सभी हमारी प्रकृति ने दिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हैं कैसे और उपयोग कैसे करना है। देखिए हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधे, वायु, जल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इनका सही से और बिना गलत उपयोग किए हुए इनका उपयोग करना चाहिए अपनी सिर्फ आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, फालतू में नहीं, ठीक है। हमें इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए इनको सुरक्षित बचाए रखना चाहिए, ठीक है। ये संसाधन हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही आवश्यक है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जियां और खास करके जीवन के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और भी एक दो पॉइंट है कि हम स्वयं ही इनका ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। ओके ओके, इस प्रकार से था। चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे कि हाउ आर नेचुरल सोर्सेस इंपॉर्टेंट एंड हाउ वुड वी यूज देम। तो नेचुरल सोर्सेस का आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो बताइए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये लाइव सेशन आपका कम से कम 12 बजे तक चलने वाला है, ठीक है, कितना, 12 बजे तक, ओके, और या फिर उससे पहले भी खत्म कर लेंगे जितना जल्दी हो पाएगा। चलिए अब दूसरे पेपर के मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि नियमित व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो भाई नियमित व्यायाम से बहुत लाभ मिलते हैं। अब आपको पता क्या करना है, फिजिकली वाले जो व्यायाम थे ना, फिजिकली एक्सरसाइज जब हम करते हैं उसके क्या लाभ होते हैं, बस वो आपको लिख देने। जैसे अधिक कैलोरी जब हमारे शरीर में पहुंच जाती है तो चर्बी के माध्यम से ये बाहर निकल जाती है ना, जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं। व्यक्ति सेहतमंद रहता है, हुष्ट पुष्ट फिट रहता है, स्वस्थ रहता है, अच्छी नींद आती है, किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, हृदय संबंधी जो कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसका सही चलता है, मोटापा, मधुमेह वगैरह इन सभी बीमारियों से बच जाता है वो, है ना। इस प्रकार से लाइव रुक गई थी सर, प्लीज एक बार समझा दो। व्यायाम ही तो है, बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। उसके बाद तनाव का हमारी जिंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भूमिका होती है। हाँ भाई होती है, कैसे, एक होता है अच्छा तनाव। अब अच्छा तनाव कैसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्ट्रेस कैसे इंपॉर्टेंट है, तो एक ऐसा तनाव जो कि आपको किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए उत्साहित करे, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाले, वो अच्छा तनाव होता है। जैसे कि अभी परीक्षाएं हो रही हैं तो आपको किस बात का स्ट्रेस है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसा रहा था, ठीक है। ये चीजें थी। उसके बाद बुरा तनाव क्या होता है, ये खतरनाक होता है भाई। अगर आप ऐसे तनाव से जूझ रहे हो तो इसमें आपके काम करने की, आपके व्यवहार की, आपके प्रदर्शन की, आपकी शारीरिक मानसिक जो स्वास्थ्य है इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम तनावग्रस्त होकर गुस्से में बहस करने लगते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, ठीक है। नकारात्मक या फिर बुरा प्रभाव इसका हमारे जीवन पर पड़ता है। ओके, ये चीजें थी। फिर इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। बच्चे क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। ओके, ये कौन है सर बताइए ना, क्या बताना है। चलिए अब गुड स्ट्रेस क्या है आपका, ठीक है, बैड स्ट्रेस क्या है, यहां से पढ़ लीजिए। चलिए अगला है बच्चों, शिशु के समय शैशव अवस्था में शिशु के लिए कैल्शियम और विटामिन कैसे जरूरी होते हैं। तो कैल्शियम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अभी बच्चा है, विकास हो रहा है उसका, तो हड्डियां, दांत उसके बढ़ेंगे, तो उसके स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, ठीक है, उनकी वृद्धि, मांसपेशियों के विकास के लिए। रही बात विटामिन की, तो विटामिन की जरूरत इसलिए होती है ताकि बच्चे में संक्रमण या फिर कोई बीमारी ना हो, उसकी संभावना कम हो जाए, बस इसलिए होती है, ठीक है। 28वां, गृह विज्ञान की परिभाषा समझाइए। तो गृह विज्ञान केवल ये घर से संबंधित ही नहीं बल्कि ये एक अंतर विषयक क्षेत्रिक है जो व्यक्ति को जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनाता है। अब गृह विज्ञान की इतिहास की बात करेंगे
तो 1932 में कई सारे ऐसे विद्यालय खोले गए जहाँ पे इनको पढ़ाया जाने लगा था। ठीक है, अब जैसे 1932 में जो दिल्ली में खोला गया था विद्यालय लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है, इसकी स्थापना कुछ इन लोगों ने मिलकर एक साथ की थी। तो जी क्लास कब खत्म होगी? जहां तक है बच्चे, क्लास आपकी 12 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। ठीक है, 12 बजे के आसपास। चलिए, ऊनी रेशे वस्त्र जो है इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो ऊनी वस्त्र जो होते हैं ये भाई ताप के कुचालक होते हैं, इसीलिए सर्दियों में पहना जाता है। ऊनी है तो वस्त्र में सिलवट पड़ती नहीं है, ऊनी है तो उन्हें धोया भी कम जाता है, इस्त्री भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इतनी जो ऊनी वस्त्र होते हैं इनमें परिसज्जा और सिकुड़न इन्हें विरोधी बनाया जा सकता है कुछ रासायनिक तरीकों के द्वारा। इन्हें विशेष परीक्षण कर देने से इनमें कीड़े भी नहीं लगते हैं और इनका रख रखाव बहुत ही आसान हो जाता है ना। ये चीजें थी। तो ऊनी वस्त्रों के लिए ये उपयोगिता होती है जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया आपका इस वाले का। अब एक और देख लेते हैं कि भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हो, बच्चा कौन से भाव प्रकट करता है। तो भावनात्मक विकास हमारे भाव से जुड़ा होता है, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना। अब बच्चा बच्चा जो है रो कर हंसकर अपने भाव को प्रकट करता है। ठीक है, कोई उसे दूसरा व्यक्ति ले लेता है तो वो अच्छा नहीं लगता है तो गुस्से जैसा मुंह बना लेता है ना। ये चीजें होती हैं। उसके बाद पर्याप्त कुशलता होने के बावजूद भी कार्य क्षमता में क्यों कमी आती है लोगों की, तो प्रोडक्टिविटी में क्यों कमी आती है जबकि हमारे पास में स्किल पूरी की पूरी है। तो ये पॉइंट है, पढ़ लेना। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो नियोजन की बात कर लेते हैं। कई सारे बच्चों को नियोजन में डाउट होता है। नियोजन प्रक्रिया में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे, इसका चुनाव होता है, और कार्य अवधि का भी। जैसे नियोजन के कई चरण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है समस्या को पहचानना। समस्या क्या है, हमें करना क्या है, फिर उसको सुलझाने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं, और विकल्प के बाद में फिर एक अच्छा विकल्प चुन के उस पर कार्य करना। फिर आपने जो योजना बनाई है उसको पूरी तरीके से कार्यान्वित करना, और फिर आता है परिणाम को स्वीकार कर लेना। ठीक है, सर जी 1 घंटे की रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो बना दो। बच्चे रिपीटेड क्वेश्चन के लिए अब टाइम नहीं बचा है, और वैसे भी हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 27 हो गया। 28 है ड्राई क्लीनिंग क्या होती है, किस प्रकार की वस्तुओं पर ड्राई क्लीनिंग की सिफारिश की जाती है। तो ड्राई क्लीनिंग क्या होती है कि जल रहित तरल माध्यमों से वस्त्र की सफाई करना होता है ड्राई क्लीनिंग। अब ये किस पे की जाती है, तो जो नाजुक होते हैं, महंगे होते हैं, मुलायम वस्त्र होते हैं, इन पे की जाती है। अगर आप ये जो जैसे कोट वगैरह है इसको घर पे धोगे तो उसकी चिकनाई चली जाएगी, रेसे उखड़ जाएंगे, और जो है चमकाहट चली जाएगी, है ना। और ड्राई क्लीन के द्वारा बिना जल के माध्यम से तरल पदार्थ से इसको अच्छे से साफ किया जा सकता है ना। ये चीजें थी। चलिए, अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। क्या तैयार हो बच्चों आप सभी अपने सेक्शन नंबर डी की तैयारी करने के लिए? इफ यस तो सारे बच्चे बोलेंगे जी सर जी हम तैयार हैं। गुंजन यस सर जी, प्रिया कुमारी यस सर, साक्षी यस सर, वेरी गुड। जी सर, जी सर, जी सर, नीलम, रश्मि, दीक्षा, जी सर। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हमारा, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किशोर अवस्था में अनीमिया के मामले काफी बढ़ गए हैं, इस कथन को बताइए, स्पष्ट कीजिए और इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। तो सही बात है भाई कि किशोर अवस्था में ना जो अनीमिया होता है ये ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था में इसका प्रभाव इसलिए ज्यादा दिखा गया है, किशोर लड़कों पे अपेक्षा जो किशोरियां होती है ना इनमें ये ज्यादा पाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी, अपर्याप्त आहार लेना, कुछ खास किस्म की बीमारियां, ठीक है, ये सभी किशोरियों में अनियमितता का कारण बनते हैं। अब रोकथाम क्या कर सकते हैं इसकी? रोकथाम हम ये कर सकते हैं कि जो लौह तत्व यानी कि आयरन वाला जो आहार होता है ना इसका सेवन करना चाहिए किशोरियों को। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे और मोटा अनाज वगैरह, दालें, मांसाहार करना चाहिए। जो मांसाहार नहीं करता है वो दुग्ध उत्पाद का उपयोग कर सकता है। ठीक है, स्कूलों के द्वारा लौह सारक वितरित किए जाने चाहिए। साथ ही किशोरों के मनोरंजन संबंधी जो कार्यकलाप हैं और जो जनसंचार माध्यम है इनके द्वारा भी हम बेसिकली उनको जानकारी दे सकते हैं। जो उनके मनोरंजन के क्रियाकलाप होते हैं उसके माध्यम से भी ये भी चीज पॉइंट है ना। तो ऐसे आप बोल सकते हो आसानी से। अगला कि लोहे से भरपूर यानी कि आयरन से भरपूर जो खाद्य पदार्थ है ना
ये खाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अनीमिया में राहत मिलेगी। और देखो कभी भी खाओ, फास्ट फूड मत खाओ और बाहर का खाना बिल्कुल यानी कि मत खाओ, और घर का ही खाओ अच्छे से, बस इसी से अनीमिया से बचा जा सकता है। और जो मैंने आपको बताई हैं ये 2 पॉइंट याद कर लेना, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ ये वाला देखो कि किस प्रकार किशोरों को समस्या के प्रति जागरूक किया जा सकता है। अब कोई भी समस्या हो तो किशोरों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, तो कई प्रकार के तरीके हैं। जैसे सबसे पहले कौन कौन सी समस्याएं बच्चों को होती हैं। सबसे पहली, किशोरों में मोटापा एक गंभीर समस्या देखी जाती है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि सामान्य वजन वाले, आप इसको भी भूल जाओ। ठीक है, अच्छा, ये वो है कि किस प्रकार की समस्या से उन्हें जागरूक किया जाता है। तो किस प्रकार की समस्या से, मोटापा, सामान्य वजन के बढ़ने, डाइटिंग के नुकसान की वजह से, और विज्ञापन का क्या उन पे गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हानिकारक होते हैं उनके लिए विज्ञापन, उनके तरीके, उनको खरीदना। तो इन सभी का क्या नाम है, समस्याओं के प्रति जागरूक उनको किया जाता है। अब कैसे जागरूक किया जाता है, तो उसके तरीके देखो। सबसे पहले उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि डाइटिंग जो है ना, डाइट शब्द को हटाकर स्वास्थ्य खान पान का इस्तेमाल करना चाहिए। डाइटिंग नहीं बल्कि स्वास्थ्य खान पान शब्द का इस्तेमाल करो। जीवन में नियमित रूप से स्वास्थ्य जीवन शैली और आहार पद्धति आपको अपनानी चाहिए। खान पान से संबंधित अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। कच्चे फल एवं सब्जियां भरपूर मात्रा में आपको उपयोग करनी चाहिए। नियमित व्यायाम भी शरीर को एकदम अच्छा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था। ज्योग्राफी की क्लास कब होगी, सिमरन राजपूत। ज्योग्राफी की आपकी क्लास होगी सिमरन प्रजापति बेसिकली 1 बजे मान लीजिए, या फिर 1 या 2 बजे के आसपास। ठीक है, क्योंकि अभी इस होम साइंस की क्लास के बाद में थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा, थोड़ा फ्रेशनेस, उसके बाद में फिर आएंगे। सर जी ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सिमरन पांडे। अब देखो जो पढ़ रहा है उसको तो फायदा मिलेगा, अब जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब कोई ऐसे 8-10 मॉडरेटर तो मैंने बैठा ही नहीं है कि जो नहीं पढ़ रहा है उसको ब्लॉक करते जाओ। वो तो अपनी मर्जी है भाई, देखो पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो आपकी मर्जी है ना। और पढ़ना चाहिए यार, क्योंकि देखो आपके माता पिता आपको बेसिकली बड़ी उम्मीदों से पढ़ा रहे हैं, मेरा बेटा पढ़ लिख के ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे चैटिंग में, ओए अपना इंस्टाग्राम आईडी दियो, ओए तू दियो अपना आईडी, सज्जी ये सज्जी वो, सज्जी ये वो कर रहा है ऐसे ऐसे। सज्जी दुबई का पेपर दे चले लेंगे, पता नहीं क्या है ये। चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ। अच्छा हाँ ये देख लो कि इंग्लिश में एनीमिया इन एडोलसेंस, इसकी प्रिवेंशन। ओके, और हाउ कैन एडोलसेंस बी मेड अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स है, और किस किस से, तो ये है। चलिए 31, एक परिवार के लिए बजट बनाना क्यों जरूरी होता है, इसके लाभ भी लिखिए। तो बजट बनाना ये एक प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अर्थात जब हम बात करते हैं अपने परिवार के मैनेजमेंट की, तो उसमें से प्रबंधकीय प्रक्रिया का ये सबसे अहम चरण होता है। अब कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहली बात ये यथार्थवादी एवं लचीला हो। अर्थात ये नहीं कि आपने जो है आपका बजट है 10,000 का और आप जो है बना रहे हो बजट 20,000 का, नहीं। तो एक्चुअल में आपके पास में जितना है उतना, और लचीलापन होना चाहिए, यानी कि इसमें चेंजेस भी कर सको आप, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो जाए तो वैसा होना चाहिए। जिसके लिए तैयार किया जाए उसके लिए उपयुक्त हो, यानी कि जिस टाइप के लिए आप तैयार कर रहे हो, भविष्य की निधि के लिए, निवेश के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो उसके लिए एकदम उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के इसमें गुणवत्ता होती है। कैसे, इसमें पारिवारिक बजट आ जाता है। 1 माह 1 वर्ष में परिवार की आय और व्यय का ब्यौरा देता है ये पारिवारिक बजट, जिसमें परिवार के विभिन्न स्रोतों तथा व्यय के विभिन्न मदों जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन, यात्रा, शिक्षा, इनमें जो बचत होती है, सब कुछ करने के बाद में जो पैसा बचता है वो पारिवारिक बजट में शामिल होता है। अब लाभ क्या होता है इसका, तो एक आधा पॉइंट दिया गया, पढ़ लो यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पारिवारिक बजट का। 32 देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, अब ये कि लड़के और लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है, सभी को आता होगा। लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बहुत ही आसान है ना। इसको आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन है। सर हमारे पेपर है 2 बजे से, ज्योग्राफी की क्लास कैसे अटेंड करेंगे। अच्छा, मतलब आपके पास में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जियो भी है। अच्छा, जिनके पास में अगर जियो है, ठीक है बच्चों, जिनके पास में
ज्योग्राफी है और होम साइंस भी है। ओके, जिनके पास ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों है, एक बार वो सारे बच्चे पता है क्या लिखिए, सारे बच्चे आप लिखिए, आप क्या लिखिए, आप यस लिख दीजिए, ठीक है, यस सर लिख दीजिए, ताकि एक बार मैं देखूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना कॉम्बो में किस किस के पास है। ठीक है, जियो प्लस में होम साइंस किसके पास है? जतिन शर्मा के पास में दोनों हैं। ठीक है, दोनों हैं, दोनों हैं, क्या बात है, यानी कि सबके पास में कॉम्बो है ये। ओके, शायद यस 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 सर, मुझे अटेंड करनी है जियो की क्लास। तबस्सुम बेगम, ओके, यस सर जी, एक बच्चे के पास में नहीं है। ओके, मतलब 120 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं और 100 प्लस बच्चों के पास में है। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक ठीक ठीक। चलिए एक काम करेंगे बच्चों, अब आपके लिए एक नया ट्विस्ट है, एक काम करेंगे, आपके लिए जियोग्राफी की क्लास शाम की रखेंगे 6 बजे। ठीक है, जियोग्राफी की क्लास आपकी शाम की 6 बजे रखेंगे, और 6 बजे के बाद से, ध्यान से सुनो, 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, ठीक है ना, 5 घंटे की हम लोग एक ऐसी तैयारी करेंगे, इन 5 घंटों में 4 से 5 आपकी लाइव लेंगे। ठीक है, एक लाइव में एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, एक लाइव में 3 नंबर के क्वेश्चन, एक में 5 नंबर के क्वेश्चन, और एक में इंडिया का जो मैप होगा वो देख लेंगे। और अगर आप कहोगे तो वर्ल्ड मैप की और इंडिया मैप का हम ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लास में ही रिवीजन भी कर लेंगे, अगर आप कहोगे तो। ठीक है, और पेपर तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, तो सारे बच्चे ज्वाइन होना, अब 6 बजे आपकी जियोग्राफी की क्लास होगी। जियो की क्लास अब होगी आपकी 6 बजे। सर जी मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ। चलिए अब बात करते हैं आगे। सभी संसाधन उपयोगी व सुलभ होते हैं, इस कथन को समझाइए। तो सही बात है, सारे संसाधन उपयोगी और सुलभ होते हैं, मैं समझा चुका हूं बच्चों आपको ऑलरेडी। ठीक है, आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अब ये हो जाता है, ऑल सोर्सेस आर यूजफुल एंड एक्सेसिबल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये चीजें हैं। अब बच्चों आपके जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, 34 और 35 ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या है बच्चों की रेयान तथा नायलॉन का उल्लेख कीजिए। तो ये दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही 3-3, 4-4 नंबर में आ सकते हैं। तो पहले बात करेंगे बच्चों रेयान की। रेयान एक पुनरुत्पादित सेलुलोज से निर्मित तंतु मानव है, मानव निर्मित तंतु होता है ये। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस्कोस रेयान या फिर कृत्रिम रेशा के नाम से भी जाना जाता है। रेयान रेशम का एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। प्राकृतिक तंतुओं के लगभग सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। रेयान के अंतर्गत मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयान को सभी में मिलाया जा सकता है। ठीक है, रेयान में सूत की अपेक्षा नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। रेयान में कपास की अपेक्षा कम ताप सहने की क्षमता होती है, इसीलिए कम गर्म स्त्री प्रेस द्वारा इसको किया जाता है, स्त्री द्वारा प्रेस किया जाता है इसको। ठीक है, वो जो कम होता है। बस ये रेयान की बातें हो गई। रेयान के बाद में अब यहाँ पे नायलॉन की बात कर लेते हैं। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है बच्चों, ये एक रासायनिक विधि के द्वारा बनाया गया सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम तंतु होता है। ठीक है, नायलॉन को हम लोग जादुई या फिर मैजिक फाइबर भी बोलते हैं, मैजिक तंतु भी बोलते हैं। ठीक है, नायलॉन जो है ये ताप सुनम्य होता है। ठीक है, इसकी लंबाई आवश्यकता के अनुसार हम बदल सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम जो है क्या नाम है, पैंट टाइप में खरीद के लेके आते हैं बाजार से, तो नायलॉन का होता है, तो चाहे वो एक 20 साल का बच्चा वो भी पहने या फिर 50 साल का एक मोटा ताजा व्यक्ति पहने, उसको भी बन जाता है, फिटिंग हो जाती है ना। तो ये नायलॉन को दर्शाता है। नायलॉन के तंतु बहुत ही मजबूत और बहुत ही हल्के होते हैं। नायलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं हैं, बल्कि वो और फैलते हैं। नायलॉन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण ना के बराबर होता है। नायलॉन के तंतु ताप के कुचालक होते हैं। अधिक ताप का नायलॉन के तंतु पर कुप्रभाव भी पड़ता है। तो ये होते हैं बस नायलॉन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, मैंने सुबह और कल सभी वीडियो देख लिए, बस 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 बहुत है। फिर होम साइंस का पेपर देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है, एक किशोर के लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए, किन्हीं 5 बिंदुओं को बताइए। अरे रे रे रे, इतना आसान क्वेश्चन तो आप भी कर दोगे। किशोर 11 से 19 वर्ष का होता है। ठीक है, अब इसके लिए वस्त्र कैसा होना चाहिए? तो किशोर एक ऐसी अवधि होती है भाई जिसमें वृद्धि तेजी से हो रही होती है, तो शरीर के भिन्न भिन्न अंग जो है अलग अलग अनुपातों में विकसित हो रहे होते हैं। इसीलिए किशोरों के लिए जो कपड़े होते हैं
वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने चाहिए, जैसे कि फिटिंग और फैशन, ये इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। ठीक है, किशोर न केवल फैशनेबल कपड़े पहनते हैं बल्कि उनका सृजन भी करते हैं। ठीक है, फैशन के साथ में नई नई जो फैशन आती है उसका अंधाधुंध अनुसरण भी करते हैं। ठीक है, वे अपने पहनावे पर हजारों की संख्या में पैसा खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी राशियां खर्च कर देते हैं। ठीक है, कमाते हैं 10,000 तो 2 से 3 हजार सिर्फ कपड़े कपड़े खरीदने में लगा देते हैं, वो भी हर महीने, है ना। खेल कूद या फिर जब कसरत करें किशोर, तो ऐसे जब ये किशोर कर रहे हो तो उनके लिए कपड़े ऐसे हो जिससे कि खिंचाव, छाले, मोच वगैरह ना पड़े, उससे बचा जा सके, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे जूते होने चाहिए। ठीक है, किशोरों के वस्त्र धोने में आसान होने चाहिए ताकि स्वच्छता आसानी से लाई जा सके। किशोरों के परिधान का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि उनकी गति में बाधक ना बने। कोई रनर है तो भाई उसके लिए नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, ताकि गति में बाधक ना बने। और भी 1-2 पॉइंट है, वस्त्र मुलायम हो, लचीला हो और थोड़ी परिसज्जा वगैरह की गई हो, कुछ ऐसी ऐसी बातें थी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर जी, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर टुमारो एंड टुडे एग्जाम। क्या बात है, आई एम सहरीन। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब है हमारा इंग्लिश मीडियम में, तो रेयन की क्या क्या विशेषता है आप यहाँ से पढ़ लो, और नायलॉन की क्या क्या विशेषता है यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, क्लोथ्स फॉर एडोलसेंस 11 to 19 ईयर्स शुड बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो किस किस टाइप के हो सकते हैं ये यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, अब है बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों में किन्हीं 2 चरण को मुख्य विशेषताओं के द्वारा समझाइए। तो 2 चरण ध्यान से देखो, वैगोस्की पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। संवेदी क्रियात्मक, पूर्व प्राचलात्मक, तीसरा है पूर्णता प्राचलात्मक यानी कि ठोस अवस्था जिसे बोलते हैं, और एक होता है औपचारिक वाला। तो इन चारों को ही अलग अलग से 3-3, 4-4, 5-5 संबंध में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम एक एक करके अब 10 मिनट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बात आएगी बच्चों आपकी संवेदी क्रियात्मक की। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक एक लाइन को ध्यान से समझाऊंगा, अच्छे समझना। ठीक है, देखो, संवेदी क्रियात्मक, यह क्रिया जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अब जब कोशिश करना शुरू करता है तो इसीलिए इसे संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वो किसी खिलौने को स्पर्श के द्वारा समझने लगता है कि ये खिलौना मैंने पहले भी यूज किया, तो समझने लगता है वो। ठीक है, वो किसी की आवाज को समझने लगता है, जैसे मम्मी पापा भाई बहन की तो समझ ही लेता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति होता है ना जो उसको अच्छा लगता है, उसकी आवाज भी समझने लगता है ना। कोई संकेत आप देते हो तो वो भी समझने लगता है। कौन सा? जन्म से 2 वर्ष का। आगे बढ़िए, 2 महीने की आयु तक बच्चा जो है वो अपने 2 महीने या फिर साल, हाँ 2 महीने होगा, 2 महीने के आसपास जब होता है बच्चा तो ये रुचि रखना शुरू कर देता है आसपास की चीज़ों में। 3 महीने तक की आयु में बच्चा समझने लगता है और दूसरों की क्रियाओं का संकेत मिलता है तो वो जान जाता है। 4 से 8 महीने की बच्चा जो होता है ना, ये शिशु ये समझने लगता है कि उसकी क्रियाओं का प्रभाव भी दूसरे पर पड़ता है। जैसे वह कोई वस्तु गिरा देता है तो उससे जो आवाज़ आती है इसके कारण प्रभाव जो है वो मतलब फिर मम्मी डांटने लगती है, कुछ ऐसा वैसा, है ना। तो ये संवेदी क्रियात्मक में आता है। अगला है बच्चों पूर्व प्रचलात्मक अवधि। इसमें क्या होता है? इस अवधि के दौरान बच्चा जो है वो प्रारंभिक संकल्पना विकसित करना शुरू कर देता है, जैसे कि बनावट, स्थान, आकार, समय, दूरी, गति, इन सभी चीजों को। ठीक है, जब बच्चा 4 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, कितना? 4 वर्ष की आयु तक, तो 3 वस्तु अगर उसे दिए जाए तो वो पहचान सकता है कि क्या नाम है, कौन सी वस्तु लंबी है। ठीक है, अब इसके बारे में पूर्व प्रचलात्मक विधि के बारे में यहां से पढ़ लीजिए, बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस पूरी ही विधि को अलग से 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इजीली यहां से पढ़ लो बच्चों। ओके सर, वॉइस थोड़ी कम है, थोड़ी कम इसलिए बच्चों क्योंकि एनर्जी अब डाउन हो रही है, क्योंकि सुबह से लेके 9 बजे से आपकी लगातार लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, इसीलिए। चलिए, उसके बाद आती है बच्चों आपकी अगली अवस्था जो कि है ठोस प्राचलनात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे मध्य बाल अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है वो एक ही समय में बहुत सारे आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है।
वह समस्या को विभिन्न पहलुओं के द्वारा सोचता है। ठीक है, समस्या आती तो सोचता है कि कैसे कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक गिलास में जल डालने के पीछे का वो तर्क वितर्क करने लगता है, जैसे साइंस में नहीं होता है, तो वैसे ही कुछ वो करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, यानी कि वो अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट है, यहाँ से पढ़ लो। और एक आखिरी आ जाता है बच्चों, औपचारिक प्राचलनात्मक अवस्था। ये होती है किशोरों वाली। तो ये 11 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था को किशोर अवस्था मानते हैं और चीजों को अच्छे से समझने लगता है, और ये अमूर्त व्यवस्था भी कहलाती है। ठीक है, बच्चे जो है वो बिना किसी वस्तु के सामने होने पर अब उसके बारे में कल्पना विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। ये बच्चों की योग्यताएं होती है विचार की करने की। कई संभावनाओं को भी समझने लगते हैं, काल्पनिक सोच करने लगते हैं, आशावादी सोच होती है, तर्कपूर्ण डिबेटिंग वगैरह सारी चीजें वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट था। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ये अवस्थाओं वाला जो भी था। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके इस पेपर में है, जैसे कि समय और गतिविधि योजना के चरण बताओ। तो बहुत सारे चरण हैं। समय अपना कार्य, समय जो मतलब कार्य जो है वो हमें समय पे करना चाहिए। दिनचर्या में हमें पहले वो कार्य करने चाहिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो जरूरी नहीं है उसे बाद में करने चाहिए, है ना। कार्य को करने के लिए हमें जो सुविधाजनक गतिविधियां हैं इसको काम में लेना चाहिए। एक टाइम पे एक ही काम करें, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट हैं। समय संसाधन व स्थान संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो ये क्या होते हैं, समय संसाधन क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, समय संसाधन की टाइम को बताता है, और स्थान संसाधन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां से आप प्राप्त कर रहे हो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये वाला संचार के प्रकार वाला। इसको आप पढ़ के जाना बच्चों, कि संचार के प्रकार के बारे में, कि संचार प्रक्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए। तो एक तरफा संचार क्या होता है, ठीक है, जिसमें एक तरफ से संचार हो। दो तरफा, जिसमें दोनों तरफ से संचार हो। ठीक है, अब संचार के स्तर के आधार पे तो एक होता है अंतरवैयक्तिक संचार। इसमें क्या होता है, इसमें क्या नाम है, ये व्यक्ति अपने अंदर ही बात करता है अंतरा में। और अंतर्व्यक्ति संचार में क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठ के संचार करते हैं। ठीक है, फिर समूह संचार सिंपल सी बात है भाई, इसमें जो है एक समूह के बीच में संचार होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो जाए चाहे वो एक साथ बैठ के हो जाए। जनसंचार ये ऐसा होता है जो टीवी, रेडियो, उपग्रह, इंटरनेट इसके माध्यम से संचार होता है। जैसे मैं एक संचार कर रहा हूँ तो ये मेरा जनसंचार है। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी हो सकते हैं, है ना। फिर अंतर संस्था संचार आ जाता है, और अंतर संस्था आ जाता है जो कि संस्थाओं के एनजीओ कंपनी के बारे में है। यहाँ से पढ़ लो आसानी से। ठीक है, फिर है संचार के साधन अथवा विधि के आधार पे, तो एक शाब्दिक यानी कि मौखिक होते हैं, और एक होते हैं गैर शाब्दिक यानी कि अमौखिक होते हैं। बस हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चों। ओके, समझ में आ गया बच्चों आप सभी को? फटाफट से बताइए, समझ में आ गया बच्चों? तो बताइए फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। जी सर जी, सबसे पहले ज्योतिनगर, साक्षी, जी सर जी। रेखा पासवान, थैंक यू सो मच सर जी, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू सर। देखिए ऐसा ही फीडबैक हमें और इंस्पिरेशन देता है, ऐसे ही मेहनत करने के लिए। ओके सर, आप इंग्लिश में क्यों नहीं करवाते हो? देखो बच्चे, हमारा चैनल डेडिकेटेड है ओनली फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप इंग्लिश मीडियम की बात करते हो, वैसे तो देखो हर वीडियो इंग्लिश मीडियम में होती है, इस परसेप्शन में, इस वे में कि हिंदी में आपको समझा देता हूँ, इंग्लिश में आपको मैं क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ बस। ठीक है, ताकि इंग्लिश में आप देख के समझ जाओ आसानी से क्या क्या है आपके बारे में, आपको जो भी उस क्वेश्चन का आंसर था। जिससे दोनों ही ऑडियंस जो है ना हिंदी इंग्लिश की, वो आसानी से कनेक्ट कर पाती है। ओके ओके, तो चलते हैं अगले पेपर पे। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, बच्चे भी पूछ रहे थे ना क्रेडिट सी के बारे में। तो देखो, क्रेडिट सी के, क्रेडिट के जो फोर्थ सी है ना, इसके वो नियंत्रित करने वाले कौन से पॉइंट हैं, क्रेडिट के निर्णय यानी कि फोर्थ सी आपको बताने थे। ठीक है, तो फोर्थ सी कौन कौन से हैं देख लो, यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने सारे के सारे फोर्थ सी। चरित्र हो गया, अरे ये कहाँ चला जा रहा है, इतनी जल्दी नहीं जाना है भाई। ओके,
डिस्क्रिप्शन कर रहे हो सर इंग्लिश वालों के साथ में? नहीं डियर, देखिए हमारा चैनल डेडिकेटेड ही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनकी तैयारी भी हो जाए उसको लेके हम इंग्लिश में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, नो सर जी अभी क्लास खत्म नहीं होनी चाहिए। यस अभी क्लास खत्म नहीं होगी। कौन है? रेखा पासवान, बाय बाय सर जी, बाय बाय टाटा। देखो 4C क्रेडिट के क्या होते हैं? एक होता है चरित्र, ठीक है, दूसरा होता है क्षमता कि आपको जो उधार दिया जा रहा है क्या आप उसको वापस कर पाओगे, तीसरा पूंजी यानी कि जो आपको उधार दिया जा रहा है, जो ऋण दिया जा रहा है, क्या आप जो है उसके लायक आपकी पूंजी संपत्ति वगैरह है या नहीं है ना। फिर जमानत यानी कि आपने जो भी ऋण लिया है उसको लेके आप जैसे अपने अपने गहने गिरवी रख दिए, घर गिरवी रख दिए, उसके बदले में, पैसे के बदले में, तो इसको बोलते हैं जमानत, ठीक है। पर ये डांस स्टूडियो सच सच में आपकी वॉइस हमारे लिए, आपकी वॉइस एंड वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है आज तक। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब लाइव स्ट्रीम कब खत्म होगा? 49 हो गए हैं, करेक्ट 12 बजे एंड कर देंगे, ठीक है, करेक्ट 12 बजे ही एंड कर देंगे, ठीक है। प्रेम कुमार, थैंक यू सर जी। चलिए अब यहाँ पे देख लो बच्चों कि संग्रहण करते समय में क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पैकिंग जो है ना वो अत्यंत नमी वाले वातावरण में कीजिए, अलमारियों या ट्रंकों में खुला पैक करें, ठीक है, ज़्यादा मतलब वैसे ही नहीं करें, नहीं तो सिकुड़न सिकुड़न पड़ जाएगी, ठीक है। सूखे बाद दाग धब्बे हटा लेने चाहिए, ठीक है, से उसे क्या बोलते हैं रखने से पहले, ठीक है। वस्त्रों की धूल मिट्टी ब्रश से हटा दी जाए, साथ ही वस्त्र की धुलाई या ड्राई कर लेनी चाहिए। और भी एक दो पॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ लो। और भी एक आधा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन कल मैंने बहुत ही फनी वे में आपको समझाया था कि आपकी सहेली प्रीति बुझा बुझा सा महसूस करती है। अच्छा, लाइव में कोई प्रीति नाम की लड़की है? लकी ब्लॉग्स, सर जी आप ना होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। होते कैसे नहीं, डेस्टिनी हम आपको हमसे मिला ही दिया है। सर आपके कितने चैनल हैं यूट्यूब पे? डियर एक ही है जिस पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक ही है जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। जी सर जी। चलिए, वो बुझा बुझा सा महसूस कर रही है, उसे नींद भी नहीं आ रही है, तनाव में है, तो आप उसे बनाओ तनाव प्रबंधन कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। देखिए जिंदगी में ना जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है तो आप उसको बुरे वे में मत लेके जाओ, आप ये सोचो कि ये जो बुरा हुआ क्या पता इससे और बुरा हो सकता था। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लेते आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप पैदल चल रहे हो और अचानक से आप गिर गए, आपके हाथ में मोच आ गई, तो आप क्या कहते हो? ए भगवान मेरे साथ में क्या हो गया, मेरा हाथ में मोच आ गई, ठीक है। सोचो अगर वहीं पे सर आपका ये बहुत जरूरी है भाई, ना कहना सीखे। देखिए आज के इस दुनिया में सबसे बड़ा जो लोगों के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो ये कि लोगों को ना कहना नहीं आता, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके दोस्त ने कहा कि यार तू ना मेरा होमवर्क कर दियो, ये पेपर ये ना चैप्टर क्या मेरा वो लिख दियो, ठीक है। अब आप उसको ना नहीं कह पाओगे, क्यों नहीं कह पाओगे? क्योंकि यार दोस्त है, चलो कर ही देते हैं, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। लेकिन सोचो अगर आपने ना कह दिया होता, मैं दोस्ती के मुकाबले नहीं कहता, देखो दोस्ती में तो जितना करो उतना कम है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते अगर आप उसको ना करते तो क्या क्या फायदे होते? आप अपने काम को कर पाते, आपके समय, आपके संसाधन, आपका पैसा, आपका सारी चीजें बचती, है ना। ऐसे एक बड़े लेवल पे ले लीजिए, मान लेते आपको कोई बड़ा काम दिया जा रहा है, आपको उसको नहीं करना है, इच्छा नहीं है, या फिर आप कर नहीं पाओगे, तो बोल दो ना सीधा नहीं करना है। फालतू में डिप्रेशन, पैसा, टाइम, संसाधन, रिसोर्सेज क्यों बर्बाद करने, है ना। तो ना कहना सीखना चाहिए हमको, ठीक है। बस ये था, हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सरसाइज, क्रिएटिविटी, योगा, मेडिटेशन, हैप्पीनेस, चेंज इन डेली रूटीन और भी सारी चीजें, ओके। अब कुछ ये है संतुलित आहार से आप क्या समझते हो, इसको बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए बातें। तो देख लो भाई, संतुलित आहार वो होते हैं जिसमें बेसिकली हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व शामिल हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज, सारी चीजें, है ना। अब इसकी योजना करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ओके, इस प्रकार से। अब उसके बाद में संतुलित आहार तैयार करने के लिए जो खाद्य वर्ग के दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या होते हैं। तो कम से कम प्रत्येक खाद्य वर्ग से एक पदार्थ होना चाहिए, ठीक है।
और क्या नाम है, खाद्य पदार्थों का प्रत्येक से चयन करना चाहिए। शाकाहारी भोजन में भी प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, जैसे कि अनाज, दाल, खिचड़ी, दूध, चावल, इनसे हमें मिलता है। ठीक है, कच्ची सब्जियों और फल भोजन वगैरह इनको भी शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, और भी ये पॉइंट थे। ठीक है बच्चों, टाइम बहुत हो चुका है, आपको स्कूल भी जाना है, तो मे भी अब हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके पिछले लगभग 1 घंटा 5-10 मिनट में क्लास 11th के अपने होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा 7वां सैंपल पेपर था, इसको भी कंप्लीटली सॉल्व करके समझ लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर हमने और आज भी जो भी ये 7 सैंपल पेपर डिस्कशन किए हैं, इसके अलावा आपके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की है, आपके लिए एमसीक्यू के लाइव सेशन भी लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं। तो इस हिसाब से आई होप कि आपके फाइनल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हुई होगी, आपकी जो प्रैक्टिस है एग्जाम के लिए वो भी अच्छी हुई होगी। वैसे ही हम आपको आने वाली आपकी जो अगली क्लास है 12वीं क्लास, ये भी पढ़ाएंगे। तो सारे बच्चे जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना। ठीक है, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सभी बच्चों के साथ में शेयर भी करें, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हम इंस्टा पे भी कनेक्ट रह सकें। अगेन बच्चों, आप सभी को आपका जो होम साइंस का आज एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। ठीक है, क्लास 11th के होम साइंस के आपके फाइनल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों, काफी अच्छी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।